यह तस्वीरें आ रही है तमिलनाडु से, जहां की रूलिंग पार्टी डीएमके के कैडर्स ने हर वह संस्थान जिसका नाम हिंदी में लिखा हुआ था, ऑब्वियसली विद स्टेट लैंग्वेज तमिल एंड इंग्लिश, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विरोध में आकर उसे मिटा दिया। तो क्या है एडीपी 2020 में ऐसा जिसको लेकर तमिलनाडु में इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है? चलिए आज के वीडियो में इस चीज को 5 सवालों के माध्यम से समझते हैं। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसको पास किया था तब के नेहरू सरकार ने, उसके रिकमेंडेशंस पर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ और भाषा को आधार बनाकर पूरे भारत को 14 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। बाद में जाकर भाषा को ही मुख्य बिंदु बनाकर कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज बनी। यहाँ पर भाषा को मुख्य बिंदु इसलिए बनाया गया क्योंकि भाषा न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि भाषा एक ऐसी कड़ी है जो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के बहुत सारे लोगों को इमोशनली और कल्चरली जोड़ती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय ही भाषा को लेकर एक काफी बड़ा डिबेट था, जो फाइनली 1949 के मुंशी आयंगर फॉर्मूला से सॉल्व हुआ और इस बात पर सहमति बनी कि भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी। आर्टिकल 343, 344, 345, 348 और 351 के बलबूते पर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का रूप दिया गया और स्टेट्स की ये जिम्मेदारी बनी कि हिंदी का प्रसार भारत के मुख्य भाषा के तौर पर उन्हें करना होगा। 7 जून 1955 को बनाई गई नेहरू सरकार के अंतर्गत भारत की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जहां पर इंग्लिश की जगह ऑफिशियल कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया गया। दक्षिण भारत के सभी राज्य, मूलतः तमिलनाडु ने हमेशा हिंदी को भारत के ऑफिशियल कामकाज की भाषा बनाए जाने पर ऐतराज जाहिर किया है। उनका कहना है कि ऑफिशियल कामकाज के लिए यूज आने वाली भाषा के तौर पर तमिल ज्यादा सटीक है, क्योंकि वह न केवल हिंदी से पुरानी है बल्कि ज्यादा समृद्ध भी है। फाइनली 21 जनवरी 1963 को पास हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसके जरिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी ऑफिशियल कामों में यूज करने की परमिशन दी गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिन राज्यों में हिंदी भाषी कम थे, वहां के लोग हिंदी पढ़ नहीं पा रहे थे, न ही बोल पा रहे थे। तो फिर 1967 में इसी एक्ट को अमेंड किया जाता है और बनाई जाती है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, जिसके तहत किसी भी राज्य में उस राज्य की भाषा, इंग्लिश और साथ में हिंदी को पढ़ाए जाना मैंडेटरी कर दिया जाता है। मगर चूंकि एजुकेशन स्टेट का पावर है, इसलिए बहुत सारे स्टेट्स ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, जबकि बहुत सारे स्टेट्स ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट न करने वालों में से मेजॉरिटी स्टेट्स दक्षिण भारतीय ही थे। तो फाइनली एक लंबे समय तक भारत के बहुत सारे स्टेट्स ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में चलाया, जबकि स्टेट बोर्ड में 2 लैंग्वेज पॉलिसी बरकरार रखी। उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपने स्टेट बोर्ड के लिए भी इम्प्लीमेंट किया, मगर 3rd लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुना संस्कृत को। 2020 में आया एडीपी 2020, जहां वापस से 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाया गया। अब की बार बोला गया कि स्कूल में इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह से पढ़ाया जाए और साथ में भारत की कोई भी 2 भाषाओं को पढ़ाया जाए। हमेशा से ही तमिल और संस्कृत को लेकर एक बहुत बड़ा भाषा विवाद भारत में रहा है, जिसने उत्तर और दक्षिण को हमेशा 2 हिस्सों में बांटा है। और जैसे ही 2025 में एडीपी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनियन मिनिस्टर का बयान आता है, तुरंत फोर्सफुल हिंदी इंपोजिशन का एक युद्ध तमिलनाडु से चालू हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल, हिंदी को आखिर भारत की मुख्य ऑफिशियल लैंग्वेज चुना ही क्यों गया? अब देखिए, इसके 2 बेसिक रीजंस हैं। पहली, हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है, और दूसरी, आजादी के बाद भारत में जितनी भी केंद्र सरकारें आज तक बनी है, सभी सरकारों में हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स सबसे ज्यादा थे। दूसरा सवाल, क्या सच में हिंदी ने उत्तर भारत के लगभग 25 भाषाओं का अस्तित्व समाप्त कर दिया, जैसे तमिलनाडु के सीएम ने अपने एक्स हैंडल में शेयर किया है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है।
उत्तर भारत के राज्य जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको हम पूरी तरह से भाषा आज की तारीख में नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी लिपि है देवनागरी, जो मूलतः हिंदी की लिपि है। इसलिए इन भाषाओं को अलग अलग भाषाएं ना मानकर हिंदी की ही बोलियां मानी जाती है। मगर यहाँ पे एक और पहलू है। मैथिली भाषा का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये एक बहुत ही प्राचीन भाषा है जिसकी लिपि थी मिथिलाक्षर, और इस भाषा में बहुत सारे लेख आज भी हमारे पास मौजूद है। मगर धीरे धीरे बहुत सारे कारणों से मिथिलाक्षर लिपि आज पूरी तरह से लुप्त हो गई है, और आज अगर किसी को मैथिली भाषा में कुछ भी लिखना होता है तो उसे देवनागरी लिपि का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शायद हिंदी के वर्चस्व के कारण इस तरह से ही जो बाकी बोलियां हैं उनके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा। तो इस बात को झुटला देना पूरी तरह से कि हिंदी के कारण उत्तर भारत की बहुत सारी भाषाएं आज विलुप्त हो गई है, गलत नहीं होगा। अब तीसरा सवाल। तमिलनाडु के नेताओं का कहना है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी में कहीं पर भी हिंदी मैंडेटरी है ऐसा लिखा नहीं हुआ है, मगर अल्टीमेटली होगा यही। 3rd लैंग्वेज की तरह हिंदी या फिर संस्कृत को पढ़ाया जाएगा, और इससे तमिल जैसे पुरातन और वैभवशाली भाषा का महत्व घटेगा। यह बात एक हद तक सच है। अगर कोई भी बच्चा किसी भी गैर हिंदी स्टेट में पढ़ाई कर रहा है और 3rd लैंग्वेज के हिसाब से भारत की कोई भी दूसरी भाषा सीखना चाहता है, तो एनईपी 2020 कहती है कि उसी स्कूल में ऐसे और 15 बच्चे होने चाहिए, तभी वह भाषा उस स्कूल में पढ़ाई जाएगी। आप जरा रीजनेबली सोचिए, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा आज भी हिंदी है, तो जाहिर सी बात है अगर ऑप्शन होगा तो लोग हिंदी को ही 3rd लैंग्वेज चुनेंगे, तो फिर इनडायरेक्टली ये तो घूम फिर के हिंदी का ही इंपोजिशन हुआ ना। चौथा सवाल। बोला जा रहा है कि अगर कोई भी बच्चा 2 की जगह 3 भाषाएं एक साथ सीखता है तो उसके ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है। यह जो दावा है ना, ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है। एंड फाइनली 5वां सवाल। अगर किसी बच्चे को हिंदी पढ़ाया जाता है तो वह अपनी मातृभाषा से दूर चला जाएगा। आज भी एक गुजराती घर पे गुजराती बोलता है, बंगाली घर पे बांग्ला बोलता है, महाराष्ट्रियन घर पे मराठी बोलता है, और साथ में जब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो हिंदी में बातचीत करते हैं। तो हिंदी सीखने से वे अपने मदर टंग को भूल जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। सवाल उठता है, जब स्कूल्स में इंग्लिश और हिंदी पे ज्यादा जोर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं मातृभाषा के ऊपर उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। गुजरात की सड़कों पे घूमिए, बंगाल की सड़कों पे घूमिए या फिर महाराष्ट्र की सड़कों पे घूमिए, आपको मेजॉरिटी लोग हिंदी और इंग्लिश में ही बात करते हुए मिलेंगे, लोकल लैंग्वेज या फिर अपनी मातृभाषा में नहीं। वैसे ये भी याद रखने वाली बात है कि भारत की सबसे बड़ी जंग जो हर भारतीय ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, यानी हमारा स्वाधीनता संग्राम, वहां पर कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं था, और न ही आज जब भारत विश्व में तरक्की की मिसाल बन रहा है हमारा कोई कॉमन लैंग्वेज है। भाषा सिर्फ एक संपर्क का माध्यम है। भाषा आपकी सोच नहीं बदल सकता या फिर आपको नहीं बदल सकता, मगर भाषा आपके नॉलेज स्फीयर को जरूर बढ़ाता है, आपकी कम्युनिकेशन सर्कल को भी जरूर बढ़ाता है। तो किसी भी भाषा में गलती ढूंढने से बेहतर है आप ऐसी भाषा सीखिए जो आपके काम आती है। लोगों को भी ऐसी भाषा सीखने दीजिए जिससे उनका ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि ज्ञानी इंसान ही खुद अपना डिसीजन ले पाएगा कि उसके लिए क्या बेहतर है। आपकी क्या सोच है इस पूरे भाषा विवाद पर, हमको जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।